हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है पहले भी, जैसे 1998 में, 2008 में एंड 2017 में। ओके, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन लेते हैं, तो उसमें जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, वो हर एक पॉपुलेशन में, हर एक जनरेशन में कॉन्स्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन 1 में अगर कोई जेनेटिक वेरिएशंस हुए हैं, तो वही जो रेशियो है वो सेम रहेगा जनरेशन 2 में भी और जनरेशन 3 में भी, जनरेशन 4 में भी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो यही हार्डी-वेनबर्ग का लॉ है और इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये लॉ जो है वो G.H. हार्डी एंड W. वेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, इसको हम समझ लेते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की पॉपुलेशन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दिल्ली की पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, 100 में से 60 जो हैं वो टोल हैं, जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं, एक मम्मी से आ रहा होता है और एक पापा से। और इस 100 लोगों में से 60 जो है वो टोल हैं, 20 जो है वो शॉर्ट हाइट के हैं एंड जो 20 है वो मीडियम हाइट के हैं। और जिन्होंने भी पहले के लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि डोमिनेंट जो अलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और जो रिसेसिव अलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। अगर आप इनका रेशियो निकालो 60:20:20, तो आपको जनरेशन 1 में रेशियो मिलेगा 3:1:1। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो करते हैं, तो फिर जनरेशन 2 जो है वहाँ पे फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं। इन 200 लोगों में से 120 जो है वो टोल होंगे, 40 जो है शॉर्ट होंगे एंड 40 ही मीडियम होंगे। अगर आप इनका रेशियो निकालो 120:40:40, तो आपको रेशियो इनको सिंप्लीफाई करोगे मैथमेटिकली, तो आपको क्या मिलेगा जनरेशन 2 में 3:1:1। दैट मीन्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस जनरेशन 1 में जो रेशियो है वही आपको जनरेशन 2 में भी देखने को मिलेगा। हार्डी-वेनबर्ग ने बताया कि ये जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन है लार्जर पॉपुलेशन साइज, यानी कि जो हम सैंपल साइज ले रहे हैं वो लार्ज होना चाहिए। द सेकेंड वन इज रैंडम मेटिंग। द थर्ड इज कि उस पॉपुलेशन में, जिस भी एरिया की पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। द फोर्थ कंडीशन इज कि वहां पे जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर दिल्ली की पॉपुलेशन से, दिल्ली के एरिया से कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान ना तो बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर आना चाहिए। दैट मीन्स माइग्रेशन या मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर हम ये 6 कंडीशन किसी भी पॉपुलेशन में फॉलो करवाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ को फॉलो करेगी। फिफ्थ हमारी कंडीशन है नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को फॉलो फेवर ना करे। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था वाइट इंसेक्ट का और एक डार्क कलर इंसेक्ट का लास्ट वीडियो में। तो उसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले नेचर फेवर किसको कर रही थी, जो लाइट कलर वाला इंसेक्ट है उसको। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो पेड़ हैं उनकी जो स्टेम है वो लाइट कलर की हुआ करती थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि धुएं की वजह से, सूट की वजह से क्या हुआ कि जो डार्क कलर का स्टेम और पेड़ हो गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो नेचर ने किसको फेवर किया, जो डार्क कलर वाला इंसेक्ट है उसको। क्योंकि डार्क कलर वाला जो इंसेक्ट है वो आसानी से छिप सकता है, अगर वो पेड़ पे बैठ गया तो वो दिखेगा नहीं और प्रीडेटर उसको खा नहीं पाएगा। जबकि व्हाइट वाला इंसेक्ट अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अगर डार्क कलर वाले स्टेम पे बैठ जाता है तो वो इजीली दिख जाएगा और प्रीडेटर उसको खा जाएगा। तो नेचर जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फेवर किसको करेगी, डार्क कलर वाले इंसेक्ट को, और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू द व्हाइट कलर वाला जो इंसेक्ट है। इनकी जो 6 कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशंस है वो फॉलो करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑफकोर्स माइग्रेशन भी होता है और म्यूटेशन भी होता है। क्योंकि अगर जैसे कि यूवी रेडिएशंस की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है,
और केमिकल्स की वजह से भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, एलर्जेंस की वजह से। तो इवोल्यूशन भी होना ही है, अगर म्यूटेशन हो गया तो कहीं ना कहीं वो इट फर्दर लीड्स टू इवोल्यूशन। तो ये जो कंडीशंस फॉलो करवाना भी काफ़ी मुश्किल है। जिस भी पॉपुलेशन में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, 6 कंडीशन, तो वहाँ पे हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो अप्लाई नहीं होता है। और हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या था कि जो जनरेशन 1 में जितने लोग आपको टॉल, शॉर्ट और मीडियम हाइट के दिखे थे, वही लोग उतना ही रेशियो आपको दिखेगा जनरेशन 2 में, जनरेशन 3 में, जनरेशन 4 में। और अगर ये कंडीशन कहीं पे अप्लाई नहीं होती है तो हार्डी वेनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि इन 6 कंडीशंस को याद करने के लिए निमोनिक। हार्डी और वेनबर्ग का अगर आप फुल नाम जो सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा है। तो इसको आप याद रख सकते हो कि हार्डी और वेनबर्ग का जो नाम है, फुल नेम, वो काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स जो निमोनिक हमारा यहाँ से आ गया लार्ज नेम। तो LA से हो जाएगा लार्ज पॉपुलेशन साइज, R से हो जाएगा रैंडम मेटिंग, और G से हो जाएगा जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, E से हो जाएगा इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, N से नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड M से म्यूटेशन उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। और ये है हमारी 6 कंडीशंस हार्डी वेनबर्ग लॉ की। ओके, अभी अपन देख लेते हैं कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या है। तो किसी भी लॉ को जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम इक्वेशन कह देंगे। और हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है p² प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि हम सब ने स्कूल में पढ़ा ही है। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a और b की जगह यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, p और q। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में p स्क्वायर का क्या मतलब है? p स्क्वायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसे लोग जिनमें डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, जो कि टॉल हाइट के हैं, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल T से। और जिन्होंने भी सारे लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि डोमिनेंट अलील क्या होता है और होमोजाइगस अलील्स क्या होते हैं। होमोजाइगस अलील्स जो कि आइडेंटिकल अलील्स होते हैं, जैसे कि सेम तरीके के अलील। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T क्या हो जाएगा, होमोजाइगस अलील। स्मॉल t भी होमोजाइगस अलील, यानी एक तरीके के दिखने वाले अलील्स। और जो डोमिनेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रेट या ऐसा लक्षण जो पॉपुलेशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक आइज वाले लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, डोमिनेंट लक्षण हो जाएगा। ओके, अब क्यू स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। और रिसेसिव अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर उन लोगों का नंबर है जो जिनकी हाइट जो है वो शॉर्ट है। 2pq यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। हेटेरोजाइगस मीन्स ऐसे अलील जो कि आइडेंटिकल नहीं है, जो एक दूसरे की तरह के नहीं दिखते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t। डिफरेंट काइंड ऑफ अलील को हम कह देंगे हेटेरोजाइगस अलील्स। और ये हो जाएंगे आपके वो लोग जो कि मीडियम हाइट के हैं, तो उनका जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2pq से। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो अगर हमें p दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमें अगर केवल p दे रखा है, तो q को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन होती है p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो p यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड q रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। तो ये जो अगर p दे रखा है तो हम q इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस p और q की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है उसमें। तो ये दोनों इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है। अगर हार्डी वेनबर्ग लॉ भी आ जाता है तो ऐसा नहीं कि हमें केवल लॉ ही लिख देना है, क्योंकि उस लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना ही इक्वेशन है, तो इक्वेशन भी हमें जरूर से लिखनी है। अभी हम देख लेते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका कि इवोल्यूशन को डिटेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉपुलेशन है और उसमें रेशियो जो है वो जनरेशन 1 में अलग था, जनरेशन 2 में डिफरेंट है, जनरेशन 3 में डिफरेंट है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ है या फिर कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है। सेकंड हो जाएगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, मतलब कौन सा फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि रेशियो अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है हार्डी वेनबर्ग
लॉ वहाँ पे अप्लाई हुआ है। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ अप्लाई होने का मतलब क्या है कि उसमें उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ना तो इवोल्यूशन हुआ है, ना ही म्यूटेशन हुआ है। तो अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता है, रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ है। और वो जो इवोल्यूशन है, फिर उसका हम फैक्टर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फैक्टर क्या है उस इवोल्यूशन के पीछे। द थर्ड वन इज स्टडिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स। दैट मीन्स एक पॉपुलेशन में उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, और उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है या चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, और कितने लोग टॉल हैं, शॉर्ट हैं, डोमिनेंट अलील वहाँ पे कौन सा है, क्या टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट अलील है, क्या जो स्ट्रेट हेयर वाला जो लक्षण है वो एक डोमिनेंट अलील है या नहीं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। वेल, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है? एनालाइजिंग ह्यूमन माइग्रेशन पैटर्न्स। क्योंकि अगर रेशियो कांस्टेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे माइग्रेशन भी एक रीजन हो सकता है। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रैकिंग एंड प्रेडिक्टिंग जेनेटिक डिजीजेस। क्योंकि हमें पता रहेगा कि जनरेशन 1 में कुछ इस तरीके का जेनेटिक मेकअप था और जनरेशन 2 में वो रेशियो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हुआ है। इसका मतलब कौन सी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जनरेशन 1 में ये डिजीज नहीं थी लेकिन जनरेशन 2 में ये डिजीज प्रेजेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो हमारा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। इसमें हमने हार्डी-वेनबर्ग लॉ, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन एंड हार्डी-वेनबर्ग एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। ओके, वेल डन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।